चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट, नया फॉर्मूला और नई बात अपन को डिस्कस करनी है। मैं उसको एक सवाल से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हम ये सवाल करते हैं। सवाल थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट अच्छा है। सुनिएगा, ये वाला सवाल बेटा आपको अपनी शीट की एक्स्ट्रा एज के अंदर भी दिख जाएगा। सवाल इस तरह से है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग डिस्क है। कंडक्टिंग डिस्क का मतलब इसके पास खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आपको me लेना है और उसका चार्ज ऑफ कोर्स आपको -e लेना है। इस कंडक्टिंग डिस्क को हम लोगों ने इस सेंटर के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घुमाना स्टार्ट कर दिया। किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं रीजन के अंदर, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैंने लिख भी रखा है नो मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। और मैंने आपसे सवाल ये पूछ रखा है कि सेंटर और पेरीफेरी के बीच में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। सेंटर सी और पेरीफेरी पी, पेरीफेरी मतलब बड़ा एक तरह से आपका जो सर्कमफेरेंस है, उनके बीच में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर है ना मैग्नेटिक फील्ड होती है तो ही ईएमएफ इंड्यूस वगैरह होती है, तो वो थोड़ा सा अपनी जगह सही है, क्योंकि हमने अभी तक इस तरह के ही सारे के सारे सवाल किए थे। लेकिन बड़ा यहाँ पर जो आंसर है वो नॉन जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। रेडियस इस कंडक्टिंग डिस्क का आपको आर दे रखा है और मुझे सी से पी के बीच में ईएमएफ इंड्यूस पूछा है। करता हूँ बेटा, सुनना। जैसे ही आप इस पूरी की पूरी डिस्क को इस तरह से ओमेगा से घुमाओगे तो जो प्रोटॉन्स है, जो न्यूक्लियस है, वो तो फिक्स्ड है, वो तो फिक्स्ड है। उसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मोर और लेस बेटा ठीक है, फिक्स से ही है। लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लेटिस के अंदर तुम जानते हो कि इधर उधर भाग सकते हैं। तो उन सब पर बाहर की तरफ 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 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ऐसे सर्कमफेरेंस पर ऐसे नेगेटिव चार्ज जाएगा, बिकॉज यहां पर एक तरह से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से गए होंगे? यहीं से गए होंगे। तो सेंटर की तरफ थोड़ा सा चार्ज आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर चार्ज एक तरह से पॉजिटिव, यहां पर चार्ज नेगेटिव। बीच में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस बात का मतलब ये मत सोचना कि है ना पॉजिटिव चार्ज भाग कर इधर आया, नहीं। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, तो यहाँ पर अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। जैसे यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज नेगेटिव, पूरे के पूरे रीजन के अंदर इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऐसे। उसके कारण जो आपके जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इस रीजन के अंदर हैं, उन पर दो फोर्स लग रहे हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कहूँ कि बेटा लेट से वो अभी सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, तो उस इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसका मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू उसकी सेंटर से दूरी। साथ ही साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है, उसके कारण फोर्स लग रहा है इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, दैट विल बी E इंटू ई। सर अपोजिट क्यों? क्योंकि बड़ा चार्ज आपका नेगेटिव है। बिल्कुल शुरुआत में हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव और यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं थे, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो ये वाला फोर्स नहीं था, ये वाला फोर्स नहीं था तो सिर्फ ये वाला फोर्स था। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स लगातार बाहर आते गए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते गए वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती गई। शुरुआत में नेगेटिव चार्ज बाहर कम था, इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी तो ये वाला फोर्स कम था और ये वाला फोर्स ज़्यादा था। जब तक ये वाला फोर्स ज़्यादा है, नेट फोर्स आएगा बाहर की तरफ। वो जो नेट फोर्स बाहर की तरफ आएगा वो लगातार और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ इकट्ठा करेगा। जैसे जैसे बाहर नेगेटिव चार्ज और बीच में पॉजिटिव चार्ज लगातार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते बढ़ते बढ़ते, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ते बढ़ते, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते बढ़ते, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते, कभी न कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाएंगे। जैसे ही ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे, उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना बंद हो जाएगा और उस टाइम पर आपके इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बेटा, दैट विल बी me इंटू ओमेगा स्क्वायर x अपॉन ई। हालांकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है ये, बल्कि आपने नोटिस कर लिया होगा कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे वैसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगी। लेकिन सर आपने तो मुझसे एक तरह से ईएमएफ पूछा है। बेटा ईएमएफ तुम जानते हो एक तरह से यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
और मेरे बच्चे जानते हैं कि यहां से यहां तक अगर मैं छोटी सी डिस्टेंस लूं dx, तो यहां से यहां तक का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक तरह से वही आपका बड़ा क्या है, ईएमएफ इंड्यूस, और उसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dx। बड़ा याद है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू यहां से तक की डिस्टेंस, दैट इज ऑफ कोर्स E इंटू dx। मेरे बच्चे बोलेंगे सर माइनस भी आएगा। अब बेटा माइनस इस बात को रिप्रेजेंट करता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब पहले मान लिया कि ये वाला हायर पोटेंशियल और ये वाला लोअर पोटेंशियल, तो माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है। सर मुझे तो नेट ईएमएफ इंड्यूस चाहिए। अरे बेटा नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड चाहिए या फिर नेट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dx। तो ऐसे छोटे छोटे dx 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 लेता जा, उन सब में छोटा छोटा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ इंड्यूस निकालता जा और उन सबको जोड़ ले। अरे भाई जोड़ना मतलब बेटा क्या आएगा, इंटीग्रेशन। तो जो नेट ईएमएफ इंड्यूस आएगा उसके लिए बेटा मुझे x को वेरी करना है 0 से लेके r तक। आसान सा इंटीग्रेशन है बेटा, दैट कम्स आउट टू बी me बाहर, ओमेगा स्क्वायर बाहर, e बाहर, x dx का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2। x की वैल्यू बेटा वेरी करूंगा 0 से लेके r तक, तो मेरे पास आंसर आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2e। ये हमारे पास आएगा बेटा ईएमएफ इंड्यूस्ड। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो तुम जानते हो बेटा वो लगभग 10⁻⁻31 के ऑर्डर में होता है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा तुम जानते हो कि 10⁻⁻19 के ऑर्डर में होता है। तो अगर मैं इन दोनों को अगर डिवाइड करूंगा तो 10⁻31 तो ऊपर और बेटा इलेक्ट्रॉन का 10⁻⁻19 नीचे, तो कुल मिलाकर 10⁻⁻12 तो फिर भी बच जाएगा। 10⁻⁻12 तो बहुत छोटा होता है, और बहुत छोटा होता है इस कारण से आपका जो ईएमएफ इंड्यूस है ये कोई कंसिडरेबली हाई वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू बहुत बहुत छोटी होती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हमने आंसर तो निकाल लिया है, बट इन जनरल इसकी जो वैल्यू है बड़ा वो बहुत छोटी आएगी। हाँ ओमेगा बहुत बड़ा हो, रेडियस बहुत बड़ा हो, तो ये इस ईएमएफ की वैल्यू ठीक ठाक आ सकती है। अदरवाइज बड़ा ये ईएमएफ मेरे पास बहुत बहुत छोटा आएगा, और अक्सर सवालों के अंदर इस तरह की ईएमएफ को तो हम नेग्लिजिबल ही मानते हैं। बट फिर भी सवाल में जानबूझ के पूछिए ऐसा रखा था, तो इसलिए बेटा हमने इसको निकाल दिया। हालांकि इसकी वैल्यू काफ़ी छोटी आई है। अगर आप इसकी वैल्यू बड़ी चाहते हो तो बेटा उस केस में आपकी ओमेगा की वैल्यू और आर की वैल्यू अच्छी खासी बड़ी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मेरे पास आंसर आ गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई। ये हमारा आंसर आ गया। हालांकि मैं पहले वापस से बोल दूं बेटा, इसकी वैल्यू बेटा बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं आई है, इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही छोटी आई है, जितनी छोटी हो सके उतनी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग डिस्क। बेटा एक रोटेटिंग डिस्क है, उसको मैंने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करा रखा है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला सवाल तो आप ऐसे मान के चल सकते हो कि एक तरह से बड़ा ठीक है सवाल ही था, मतलब तो ठीक है, उसका कोई रिजल्ट तो याद करने लायक था नहीं। चलिए निकालते हैं बेटा ईएमएफ इंड्यूस। पहले सिचुएशन देख लें, आपके पास इस तरह से एक कंडक्टिंग डिस्क है, इस तरह से मेरे पास एक कंडक्टिंग डिस्क है। यहां बेटा इसका सेंटर है C, इसकी जो रेडियस है बेटा वो R है। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्यारे बच्चों ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे बड़ा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड U। ये मैग्नेटिक फील्ड बड़ा B है,
और ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म है। सेंटर सी जो है बेटा ये आपका फिक्स है और हमने इसको इस सी के अबाउट ऐसे कांस्टेंट ओमेगा से घुमा दिया। कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस आएगा बड़ा, वो ईएमएफ इंड्यूस हमें निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। और जो फॉर्मूला आएगा उसे हम याद रखेंगे और फॉर्मूला भी ऐसा आएगा जो हो सकता है कि बेटा हमने पहले से कभी न कहीं देख भी रखा हो। चलिए सबसे पहले बेटा मैं इसका एक बार आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ कि ऊपर से देखने पर कैसा नजर आएगा। आपके पास इस तरह की डिस्क है बेटा, इस डिस्क के अंदर कंडक्टिंग डिस्क है, ये सेंटर सी है। मुझे सेंटर सी और ये जो पेरीफेरी पे पॉइंट पी है इनके बीच में ईएमएफ इंड्यूस निकालनी है। हमने सेंटर के अबाउट ऐसे कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रखी है। इस बार एस से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सेम सिचुएशन है बेटा, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऊपर से देख रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है। चलो सोचते हैं। रेडियस मैं बेटा बोल चुका हूँ कि रेडियस आपका एक तरह से कैपिटल आर है, ठीक है। फिर से बेटा वही कहानी, यहां से मैं x डिस्टेंस दूर गया और ये रहा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है इस तरफ, वी नो इट वेरी वेल कि इट्स वेलोसिटी विल बी ओमेगा इनटू एक्स। v ऐसे b ऐसे, v क्रॉस भी आएगा अंदर की तरफ, लेकिन चार्ज है नेगेटिव इसलिए बेटा फोर्स आएगा बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल आपका 90। साथ ही साथ इसी इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ एक फोर्स और आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इन दोनों फोर्सेस के कारण इलेक्ट्रॉन्स लगातार बाहर की तरफ जमते जाएंगे जमते जाएंगे जमते जाएंगे और बीच में आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। बीच में तो बड़ा आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर आपका एक तरह से नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव चार्ज के बाहर आने से और पॉजिटिव चार्ज के अंदर आने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ऐसे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स आ जाएगा ऐसे, दैट विल बी E इंटू ई। हम जानते हैं इस बात को कि बिल्कुल शुरुआत के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, लेकिन ये दोनों फोर्स थे, उसी कारण लगातार इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ चलते गए चलते गए चलते गए। लेकिन जैसे जैसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता गया वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ती गई। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते कभी न कभी ऐसी स्थिति आएगी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी भी घूम रहे हैं उन पर अंदर का फोर्स और बाहर का फोर्स बराबर आ जाएगा। उस टाइम पर आपके पास आ जाएगी एक तरह से स्टेडी स्टेट। जैसे ही बड़ा आपके पास आई स्टेडी स्टेट, अंदर का फोर्स बराबर बाहर का फोर्स, और वैसे मैं कह सकूंगा कि E इंटू ई इज इक्वल्स टू E इंटू ओमेगा एक्स इंटू बी प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहां से मेरे पास इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। बड़ा कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, बड़ा देखना, E से तो E कैंसिल, तो ओमेगा बी एक्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सर मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ईएमएफ चाहिए। मैं जानता हूं कि ये वाला हायर पोटेंशियल, ये वाला लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगली छोटी सी dx डिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल का जो ड्रॉप आएगा, दैट पोटेंशियल का ड्रॉप कैन ऑल्सो रिटन एज ईएमएफ इंड्यूस। उसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दैट विल बी E इंटू डी एक्स। वैसे बड़ा माइनस ई डॉट डी एक्स होता है, लेकिन माइनस का अर्थ क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाँ बेटा, ई की वैल्यू रखना, दैट इज ओमेगा इंटू बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ई इंटू एक्स डी एक्स।
सर मुझे तो नेट ईएमएफ इंड्यूस चाहिए बेटा, नेट ईएमएफ इंड्यूस या फिर नेट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू को बेटा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके आर तक, 0 से लेके आर तक। ईएमएफ कम्स आउट टू बी बेटा कितना आ गया, बी ओमेगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट लगाऊंगा तो आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 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 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ये ले बेटा, ये आपके पास नेट ईएमएफ इंड्यूस आ चुका है। बस मैं ये जरूर कहूंगा कि इस वैल्यू के सामने ये वाली वैल्यू बेटा इन जनरल बहुत ही छोटी होगी, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसके सामने इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि हमें जो फॉर्मूला याद रखना है बेटा दैट इज सिंपली बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। बेटा याद करो, कंडक्टिंग रॉड को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट किया था, तब भी फॉर्मूला काफ़ी हद तक ऐसा सही आया था और वैसा सही फॉर्मूला बेटा आपके पास वापस से आ गया। ठीक है बच्चों, यही नहीं, इसमें हायर पोटेंशियल कहाँ पर और लोअर पोटेंशियल कहाँ पर, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा बेटा। आपने देखा है कि यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है। सोचना अगेन बिल्कुल वैसे ही है, बैटरी का हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल दिखाना तो सीधा बोल दिया करो कि सर V क्रॉस B की तरफ हायर पोटेंशियल होगा, तो इस डिस्क के इस पॉइंट के पास वेलोसिटी होगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे, V की तरफ हाथ ले गए, B की तरफ उंगलियां कर्ल की, अंगूठा आ गया इस तरफ, तो ये हायर पोटेंशियल और ये आपका लोअर पोटेंशियल। तो आप बड़े आराम से ऐसा कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा, आप बड़े आराम से ऐसा कह सकते हो कि अगर मेरे पास इस तरह की कोई कंडक्टिंग डिस्क है, ये सेंटर C है बेटा, ये फिक्स है, सारी डेरिवेशन बेटा फिक्स के हिसाब से की मैंने, और अगर मैं इसको ओमेगा से U घुमा रहा हूँ और इसका रेडियस अगर मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल R है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पे होगा और हम एक तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ मान सकते हैं ऐसे। इस ईएमएफ इंड्यूस्ड की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। बेटा बी क्या है बेटा, बी ऑफ कोर्स इस रीजन के अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो। तो इस तरह से बेटा अगर आपने कहा कोई डिस्क है और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने इस तरह से लगा रखी है और डिस्क को अगर ये घुमा रखा है, तो फिक्स्ड पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में आपका ईएमएफ इंड्यूस ये आएगा। ये बड़ा फॉर्मूला सिर्फ कब किसके लिए, जिसमें से एक पॉइंट आपका फिक्स होना जरूरी है। हायर पोटेंशियल किस तरफ आएगा, लोअर पोटेंशियल किस तरफ आएगा, तो V क्रॉस B जिस तरफ आएगा बेटा, इस डिस्क के पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो V क्रॉस B किया तो हायर पोटेंशियल इस तरफ और लोअर पोटेंशियल इस तरफ। ऐसे करके हम बड़े आराम से सब कुछ देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क ये नहीं है। फॉर्मूला भी काफ़ी हद तक वैसा ही आया है जैसा हमने पहले से सोच रखा। चलिए बच्चों आगे चलते बेटा, सुनना बच्चों, लेट से बेटा आपके पास एक छोटा सा सवाल है जिसके अंदर आपके पास ये कोई कंडक्टिंग डिस्क है बेटा, इस कंडक्टिंग डिस्क का सेंटर C है, मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन के अंदर ऐसे है, B बड़ा वो यूनिफॉर्म है। इस कंडक्टिंग डिस्क का जो रेडियस है बड़ा आपके पास वो ऐसे कैपिटल R है। ठीक है, इस डिस्क के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है बड़ा, डिस्क के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने क्या किया कि ऐसे एक वायर लिया, मैंने बड़ा ऐसे कोई वायर लिया जिसके पास रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और इस वायर को ऐसे टच टाइप करा दिया है ना, और मैंने इसको ऐसे कांस्टेंट ओमेगा से घुमाना स्टार्ट। एक मिनट, ओमेगा जो है वो इस बार मैंने ऐसे रख लिया, कांस्टेंट ओमेगा से मैंने ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया। अरे बेटा रेजिस्टेंस इसका स्मॉल आर रख लो बेटा, कैपिटल आर तो मैंने इसका रेडियस रखा हुआ ना, इसलिए इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर रख लो। ठीक है, फाइंड करंट इन रेजिस्टेंस स्मॉल आर। बड़ा रेजिस्टेंस स्मॉल आर के अंदर
करंट कितना होगा ये बताओ। करते हैं बेटा, सोचते हैं, करते हैं। कोई बहुत बड़ा काम तो बेटा है नहीं। सर करंट आएगा क्योंकि बैटरी तो हमने लगाने रखी। तुम जानते हो बेटा इस बात को, इस तरह की डिस्क को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगाया हुआ है और अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो बेटा कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस तो आएगा। वो ईएमएफ इंड्यूस करंट को इंड्यूस करेगा। ईएमएफ कितना होगा? सेंटर वाला पॉइंट फिक्स है, ये वाला पॉइंट आर डिस्टेंस दूर है, तो ऑफकोर्स बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 होगा। कौन सा हायर पोटेंशियल कौन सा लोअर पोटेंशियल? तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर यहाँ से यहाँ तक जितने पार्टिकल्स हैं सबके पास वेलोसिटी है नीचे की तरफ, वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। वी की तरफ हाथ ले गया, बी की तरफ उंगलियां घुमाई, अंगूठा आ गया इस तरफ, तो ऑफकोर्स इस तरफ आपका हायर पोटेंशियल है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि मैंने एक बैटरी मान ली जिसका लोअर पोटेंशियल यहाँ पर और हायर पोटेंशियल यहाँ पर, और उस ईएमएफ की वैल्यू मेरे पास आ गई है बी ओमेगा रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। तो ऑब्वियस बात है बेटा करंट यूं चलते चलते यूं चलते चलते यूं चलते चलते यूं चलते चलते ऐसे, और उस करंट की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी ईएमएफ डिवाइड बाय ऑफ कोर्स जो भी सिस्टम का रेजिस्टेंस है वो। ईएमएफ कोई केमिकल सेल थोड़ी लगा रखा है बेटा, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रेडियस, बेटा रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट कम्स आउट टू बी स्मॉल आर। ये आपका बेटा आंसर, ये बेटा आपका आंसर। आगे चलिए बेटा, बहुत ही बढ़िया सा सवाल, थोड़ा टफ भी है ना, लेकिन सवाल अच्छा है ना। मैं पहले बोल दूं बेटा, सवाल जो है उसके इक्का दुक्का पार्ट जो है वो जेई मेन के हिसाब के हो सकते हैं, बाकी मोस्टली इसके जो पार्ट हैं वो आईआईटी एडवांस के हिसाब के से ही पार्ट हैं, जेई मेन टाइप के पार्ट इसमें नहीं है। सुनना, आपके पास ये बेटा कोई डिस्क है, कंडक्टिंग डिस्क है बेटा, दिस इज कंडक्टिंग डिस्क। इस कंडक्टिंग डिस्क को हम लोगों ने किसी रफ सरफेस पर रखा हुआ है बेटा, किसी ऐसे किसी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर रखा हुआ है बेटा, दिस इज हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। कंडक्टिंग डिस्क का बेटा रेडियस जो है वो कैपिटल आर लेना है, और कुछ पॉइंट्स देखना बेटा, कौन से पॉइंट्स बेटा, कुछ पॉइंट्स देखना। ये डायमीटर बेटा ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप, ये बेटा दूसरा डायमीटर, ये आपका वर्टिकल टाइप है। इसका जो सेंटर है मैं उसे एक बार के लिए सी कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं एक बार के लिए ओ कह रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट है बेटा इसे एक बार के लिए ए कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं एक बार के लिए बी कह रहा हूं, और इस पॉइंट को मैं एक बार के लिए डी कह रहा हूं। और भी कोई पॉइंट आएगा तो देख लेंगे। ये जो डिस्क है ये इस फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्योर रोलिंग कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब इतना तो मेरे बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है कि अगर फिक्स सरफेस पर अगर प्योर रोलिंग कर रही है तो सेंटर के पास ज़रूर कोई ना कोई वेलोसिटी होगी v। हम कह सकते हैं कि v की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ऑफ कोर्स ओमेगा इनटू आर। जानते बेटा, चलो अच्छी बात है। इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर बेटा, इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, b यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है। मैं छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से करने वाले, और मैं जानबूझ के सवालों की सीक्वेंस ऐसी रख रहा हूँ कि जिससे तुमसे सब बन जाए, ठीक है। मैं पहले बोल दूं बेटा, आपने जो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला याद किया था वो सिर्फ तभी है जब 2 पॉइंट में से एक पॉइंट आपका फिक्स हो।
एक पॉइंट आपका रेस्ट पे। ठीक है, तो सुनिएगा पहला सवाल। बेटा सवाल ऐसे फाइंड, अब मैं इसके एक तरह से पार्ट्स बोल दूं बेटा, फाइंड EMF induced between O and C, EMF induced between O and A, EMF induced between C and A। O और C के बीच में कितनी EMF इंड्यूस है, O और A के बीच में कितनी है, और C और A के बीच में कितनी EMF इंड्यूस है, ये बताओ। बिल्कुल बताएंगे, आराम से बताएंगे, इत्मीनान से बताएंगे, और हमारे लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सब कर देंगे। सुनना बेटा, तुम इस बात को जानते हो कि ये वाला जो पॉइंट O है, इससे गुजरने वाली जो एक्सिस है, इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है इस इंस्टेंट पे जीरो होती है। सेंटर की वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसकी 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 वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर जीरो है, बल्कि इसकी वेलोसिटी v है, इसकी 2v है, इसकी √2v है, इसकी √2v है। ऐसा हमने आरबीटी चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, अरे बेटा रेडियस गिवन है, मैंने पहले बोल दिया, और सी के बीच में EMF इंड्यूस निकालो, निकाल देंगे, सीधा फॉर्मूला लगा दो। सर सीधा लगा सकते हैं क्या? हाँ बेटा बिल्कुल लगा सकते हैं। सी रेस्ट पे नहीं है, ओ रेस्ट पे है, दोनों में से एक जने का रेस्ट पे होना जरूरी है। तो आप कह सकते हो कि सर ओ और सी के बीच में EMF इंड्यूस आपके पास होगा B ओमेगा, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका आंसर। सर कौन सा हायर पोटेंशियल और कौन सा लोअर पोटेंशियल? वेरी इजी। अगर डिस्क यूं जा रही है तो ऑफ कोर्स इसके सारे के सारे पार्टिकल यूं जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो हायर पोटेंशियल ऐसे, लोअर पोटेंशियल ऐसे। आप बड़े इत्मीनान से कह सकते हो कि सी जो होगा वो ओ के मुकाबले हायर पोटेंशियल पे है, और कितना हायर पोटेंशियल पे है? B ओमेगा r²/2। वैल्यू लिखना, मैं इसको बड़ा OC लिख दूं, EMF बिटवीन OC। आगे चलते हैं। क्या मैं O और A के बीच में EMF इंड्यूस निकाल सकता हूं? मेरे बच्चे हालेंगे हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपके O और A के बीच के डिस्टेंस आपके पास पता ही है बेटा, दिस डिस्टेंस कम्स आउट बाय √2r। इन दोनों के बीच में फिर से फॉर्मूला लगा दो, B ओमेगा r²/2। लेकिन सर ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब दोनों में से एक जना रेस्ट पे है। बेटा है एक जना रेस्ट पे, कौन? O रेस्ट पे है, लगा दो। मैं बड़े आराम से कहूँगा कि EMF इंड्यूस आएगी O और A के बीच में B ओमेगा रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। बेटा रेडियस का स्क्वायर मतलब ये यहाँ से आते के डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन 2। ये बेटा कितनी है? ये मेरे पास है √2 टाइम्स ऑफ r का स्क्वायर अपॉन, दैट कम्स आउट में B ओमेगा r²। सर कौन सा हायर पोटेंशियल पे, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे? बहुत इजी। अगर ओमेगा से यूं घूम रहा है तो इसके सारे के सारे पॉइंट जो उनके पास वेलोसिटी होगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे, V क्रॉस B, हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ। और मैं बड़े इत्मीनान से कह सकता हूं कि ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और इस EMF की जो वैल्यू है बेटा, मैंने इसको लेता हूँ EOA। इसकी वैल्यू अगर लिखना चाहो बेटा मैं लिख देता हूँ, दैट इज B ओमेगा r²। ये मत सोचना कि फॉर्मूला चेंज हो गया, फॉर्मूला वही बेटा, B ओमेगा r²/2, बस यहाँ से तक डिस्टेंस आपके पास r नहीं बेटा, कितनी है? √2r। व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड बिटवीन C एंड A? बेटा C और A में आप ये समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम नहीं देगा। सर क्यों काम नहीं देगा? बेटा डायरेक्ट तो काम तब देता है जब दोनों में से एक जना रेस्ट पे हो, ना तो आपका C रेस्ट पे, ना बेटा आपका A रेस्ट पे। और अगर दोनों ही रेस्ट पे नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट काम नहीं देगा। तो सर फिर क्या करूं? बेटा फिर तो लॉजिक लगाओ। देखो मुझे पता है कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इस बात पर डिपेंड थोड़ी करता है कि आप यूं आ रहे हो या यूं आ रहे हो। यूं आओगे तब भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही, यूं आओगे तब भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही। पोटेंशियल डिफरेंस कोई पाथ फंक्शन थोड़ी कि अलग अलग पाथ से पोटेंशियल अलग अलग आ जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए यहां से यहां तक मैं ऐसा मान लेता हूं, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और ये है मेरे पास EMF इंड्यूस्ड बिटवीन A एंड C। AC लिख दो, CA लिख दो, एक ही बात है।
यहां से यहां तक ईएमएफ बढ़ी, ईओसी, यहां से यहां तक ईएमएफ बढ़ी, ईसीए। मतलब बेटा यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस पता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रास्ते मेरे प्यारे बच्चों, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रास्ते, इट मस्ट बी इक्वल्स टू ई। बन गया बेटा अपना काम। तो ओ से सी तक कितना आ गया, कितना आ गया, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। सी से ए तक मुझे निकालना है, ओ से ए तक बेटा कितना आ गया है, बी ओमेगा आर स्क्वायर। और सॉल्व करते बेटा मेरे पास सी से ए तक का ईएमएफ इंड्यूस आ गया है। अब बेटा कितना आ गया, दैट इज बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ये आंसर आ गया। वैसे बेटा जो ए की कहानी है मोर और लेस बेटा वही डी की कहानी है, तो डी पर तो बेटा मुझे कोई खास बोलना है ही नहीं। ले बेटा सी और ए के बीच में ईएमएफ इंड्यूस आ गया मेरे पास कितना, बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। और वो भी पता लग गया कि ये वाला हायर पोटेंशियल और ये वाला लोअर पोटेंशियल। सर मैंने अगर उल्टा ले लिया होता तो कि सर इधर लोअर और इधर हायर ले लिया होता, बेटा तुमने उल्टा लिया होता ना तो यार माइनस लाता। माइनस आने का मतलब क्या है कि हमने डायरेक्शन ली उसको वापस से उल्टा कर दो। ठीक है, तो ऐसे आप इस बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, ऐसे मैं किधर हायर लूँ किधर लोअर लूँ। ठीक है, सॉल्व करते करते मान लो ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब आपने जो हायर लिया है उस तरफ लोअर हो गया है, और जिस तरफ हमने लोअर लिया है उस तरफ हायर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो उसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यही काम बेटा बी के लिए करने वाला हूँ। अगले पेज पे करें। चलिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन O to B? What is EMF induced between C to B? O से B तक कितनी EMF इंड्यूस है और C से B तक कितनी EMF इंड्यूस है बताओ। बिल्कुल बताएंगे। O से लेकर B तक EMF इंड्यूस मुझे पता है, सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि O आपका रेस्ट पे है, प्योर रोलिंग है, नीचे वाला पॉइंट बड़ा रेस्ट पे होता ही है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि O से लेकर B तक EMF इंड्यूस होगा B ओमेगा रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। बड़ा रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2r। दिस कम्स आउट विद 2 टाइम्स बी ओमेगा आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का ईएमएफ इंड्यूस मेरे पास ये है। अच्छी बात है, मुझे यहाँ से तक का ईएमएफ इंड्यूस भी चाहिए। अरे बेटा यहाँ से यहाँ तक का ईएमएफ इंड्यूस सी से बी तक का, अरे यार सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सर क्यों नहीं लगा सकते बेटा? सीधा फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं दोनों में से कम एक पॉइंट आपका रेस्ट पे हो। क्या कोई पॉइंट रेस्ट पे है क्या? नहीं, ना तो सी रेस्ट पे ना बेटा बी रेस्ट पे। तो सर कैसे करोगे बेटा? ऐसे करूँगा, मुझे पता है कि ये रहा बी और ये रहा ओ। ठीक है, सारे के सारे जो पॉइंट हैं उनके पास वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो V क्रॉस B, हायर पोटेंशियल ऊपर लोअर पोटेंशियल नीचे। हर पॉइंट बेटा सामने की तरफ सामने की तरफ सामने की तरफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, हालांकि हम इसे पूरे के पूरे अरेंजमेंट को ऐसे कह सकता हूं कि हायर पोटेंशियल ऐसे, लोअर पोटेंशियल ऐसे। टोटल जो मेरे पास ईएमएफ आई है बेटा कितनी आई है? 2 टाइम्स बी ओमेगा आर स्क्वायर। हकीकत में बेटा यहां पर तो B है, यहां पर O है, बीच में कहीं C है। ठीक है, अब ये बैटरी तो दिखाने के लिए दिखाई है, अदरवाइज बेटा से छोटी 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैटरी तो तुम जानते ही हो। O से लेकर C तक तुम जानते हो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। O से लेकर C तक मेरे प्यारे बच्चे बोल चुके हैं कि ईएमएफ जो है दैट विल बी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। B से लेकर C तक जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मुझे पता नहीं है बेटा, मैंने उसे लिख दिया है। मुझे पता है कि यहां से यहां जाऊं चाहे यहां से यहां जाऊं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही आएगा। आप कह सकते हो कि 2 टाइम्स बी ओमेगा आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ इंड्यूस। मेरे पास आ गया ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू बेटा कितना? 3/2 टाइम्स ये मेरा आंसर है। सवाल है बेटा, ये कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मूला तो तुम याद कर लो।
सवाल है और हमने बड़े प्यार से इस सवाल को निपटाया है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बेटा वही सवाल आपके पास वापस से रिपीट। ठीक है बेटा, मैं यहां पर एक अलग पॉइंट ले रहा हूं बेटा। एक ही बात हो गई, बी की हो गई, ए की और डी की तो एक जैसी सी बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। मैं यहां पर एक और पॉइंट ले रहा हूं बच्चों। यहां के ये थोड़ा बढ़िया सवाल है। ये पॉइंट है ई, रेडियस बेटा आर है, रेडियस बेटा आर है, ये वाला एंगल आपका थीटा है। छोटे छोटे सवाल हैं बेटा। सवाल नंबर क्या लिखूं? अच्छा वो 5th था तो 6th क्वेश्चन। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन ओ से ई। इसी तरह से फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन सी टू ई। अच्छे सवाल हैं और जो मैंने आपको सिखाया है, बताया है, उसी के बेसिस पे पूछा है। हाँ थोड़ा सोचना एक्स्ट्रा पड़ेगा बट ठीक है बेटा, इतना तो सोचोगे ना यार, आईआईटी जाना है तो कुछ ना कुछ तो सोचोगे। ओ से लेकर ई तक जो ईएमएफ इंड्यूस है वो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि ओ आपका रेस्ट पे है और रेस्ट के लिए फॉर्मूला वैलिड है। ओ से लेकर ई तक, काश बेटा मुझे यहां से तक की डिस्टेंस पता लग जाए बेटा। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर। साइन लो से, कोसाइन लो से, हर तरीके से बेटा आप ये आर निकाल सकते हो। एक आसान तरीका और भी है। कैसे? कि इस पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच दी बेटा, परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल 90 बेटा, ये वाला एंगल भी 90। ये रेडियस, ये रेडियस, ये वाले साइड कॉमन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, ये वाले साइड कॉमन, ये रेडियस और ये रेडियस दोनों बराबर। तो ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बेटा दिस एंगल विल बी θ/2, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट विद θ/2। अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर ये कैपिटल आर है तो ये कैपिटल आर का cos θ/2, ये आ जाएगा कैपिटल आर का sin θ/2। इसी तरह से ये आ जाएगा कैपिटल आर का sin θ/2। तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर का sin θ/2, कैपिटल आर का sin θ/2, तो 2 टाइम्स आर sin θ/2। ओ से लेकर ई तक तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा। कैसे? ईएमएफ बिटवीन ओ टू ई विल बी बी ओमेगा r²/2, दैट कम्स आउट टू बी बी ओमेगा 4 टाइम्स r² sin² θ/2 अपॉन 2 बेटा, दैट कम्स आउट विद 2 टाइम्स b ओमेगा r² sin² θ/2। यह आ गया ओ से लेकर ई तक का ईएमएफ इंड्यूस्ड। हो गया बेटा। मुझसे सी से ई के बीच में पूछ रखा है। अब बेटा सी से ई के बीच में अगर निकालना है तो फिर तो बेटा वापस है ना, फॉर्मूला तो काम देगा नहीं, लॉजिक काम देगा। सर लॉजिक कैसे? यहाँ से यहाँ तक ईएमएफ इंड्यूस पता है, यहाँ से तक का पता करना है, यहाँ से तक का पता है, तो सीधे बोलूँगा बेटा दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। काम बन जाना चाहिए। तो चलिए करते हैं बेटा, नए पेज पे करेंगे। चलो नए पेज पे करते हैं। यहां कहीं आपका ई है, ओ के मुकाबले सी पर पोटेंशियल ज्यादा है। कितना आया था बेटा? बी ओमेगा r²/2। मैं सी से ज्यादा ई पर मान लेता हूं तो यहां पर लोअर, यहां पर हायर। सर मान कैसे ले जाता? अरे बेटा मान लिया, ठीक है, मैंने इसे लोअर पोटेंशियल पर, इसे हायर पोटेंशियल मान लिया। जा क्या होगा? गलत हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा मेरा आंसर। उसमें क्या लोड लेना है? और यहां से यहां तक का मुझे पहले से याद है, ईएमएफ बिटवीन ओ टू ई। ईएमएफ बिटवीन ओ टू ई बेटा हमने अभी भी निकाला था, 2 टाइम्स बी ओमेगा r², 2 टाइम्स बी ओमेगा r²
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दिस प्लस दिस, क्योंकि यहां से जाऊँ तो बढ़ेगा ना, लोअर एंड से हायर एंड बढ़ते हुए दिखाया मैंने तो, प्लस EMF बिटवीन C2E should be equal to this, that is 2 times लो बेटा हो गया सवाल। तो कोई अगर मुझसे पूछे कि बेटा EMF इंड्यूस कितना होगा, मेरा जवाब बेटा क्या होगा, दैट इज B ओमेगा R स्क्वायर 2 times साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 minus half. This is the EMF induced between C and D. Between C and D. बड़ा ये आपका EMF induced। चलिए बेटा आगे चलिए। ये जो ई वाला पोर्शन था ये तो आप मान के चलें बेटा सिर्फ और सिर्फ एडवांस टाइप के सवालों में ही काम आता है। चलिए बच्चों, और हम थोड़ा सा और बेटर क्वेश्चंस करते हैं, खास तौर से ऐसे सवाल करते हैं जिनके अंदर सर्किट सॉल्यूशंस वगैरह भी कहीं ना कहीं काम आते हैं, सर्किट्स काम आते हैं वगैरह वगैरह, तरह तरह की बातें काम आती हैं। तो चलो एक सवाल है बेटा आपके पास बेटा इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, अंदर की तरफ बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, यहीं तक है, इसके आगे नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बी अंदर की तरफ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, बी है अंदर की तरफ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा सिर्फ इसी लाइन तक है, इसके आगे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसके आगे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आपके पास इस तरह का एक वायर है, स्क्वायर शेप का बेटा, सारे के सारे जो साइड्स हैं वो बराबर बराबर लेंथ की है। ऐसे लेंथ L, लेंथ L, लेंथ L, लेंथ L, ये वाला लेंथ और बड़ा ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, जैसे मान सकते हो कि ये वाला एंगल आपके पास एक तरह से 90 डिग्री। ये स्क्वायर वायर है बेटा, ठीक है। इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 4R है, मतलब यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस R है, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस R है, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कैपिटल R है, और यहां से तक रेजिस्टेंस कैपिटल R है। मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं बेटा, दिस इज A, this is B, this is C, this is D। 4 पॉइंट है बेटा, वर्टिसेस A B C D। जो पूछूं बेटा सिर्फ और सिर्फ उसी बात का आपको जवाब देना है। मैं इस पूरे के पूरे लूप को ऐसे सामने की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आ रहा हूं। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से लाने के लिए मुझे कोई ना कोई फोर्स वगैरह भी लगाने पड़ेंगे, वो आपसे धीरे धीरे पूछता रहूंगा। ठीक है बेटा, सवाल सुनिएगा। Find EMF induced in the square loop। बेटा इस स्क्वायर लूप में कितना EMF इंड्यूस होगा। दूसरा बेटा ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। बेटा हो सके तो इसका सर्किट डायग्राम बनाओ। तीसरा सवाल, फाइंड करंट इन सर्किट। बेटा सर्किट में करंट बताओ। बेटा चौथा सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन CD एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड A। ये 4 बेटा चिन्ने मिलने से सवाल है। इतना सही बेटा आपका अरेंजमेंट है। ये 4 सवाल आपको करने हैं, ये 4 सवाल करने हैं।
बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस, मैं सोच रहा हूं कि बड़ा इसे मोशनल ईएमएफ की तरह सोचते हैं। देखो ये वाला जो तार है इसमें लेंथ भी इस तरफ है और वेलोसिटी भी इस तरफ है। लेंथ और वेलोसिटी अगर सेम लाइन के अलोंग होती है, लेंथ और वेलोसिटी अगर पैरेलल होती है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। यहां पर बेटा यही बात है, लेंथ भी इसी तरफ, वेलोसिटी भी इस तरफ, ऑब्वियस बात है इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये वाला जो वायर है यहां पर तो कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ही नहीं है, तो ये तो किसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट ही नहीं कर रहा। हाँ, ये वाला जो तार है ये जरूर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट कर रहा है। उसकी वेलोसिटी v है तो बड़ा इसकी वेलोसिटी भी v है, और ये आराम से v ऐसे है, b ऐसे है और l ऐसे, तीनों परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ इंड्यूस आएगा vbl। बड़ा कितना आएगा vbl। यहां पर ईएमएफ इंड्यूस 0, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर इसलिए 0 बिकॉज l इज पैरेलल टू v वेक्टर, यहां पर इसलिए 0 बिकॉज l वेक्टर इज पैरेलल टू v वेक्टर, यहां पर इसलिए 0 कि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। हाँ, इसने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट किया है और ईएमएफ मेरे पास आ जाएगा यहां से यहां तक का बेटा, दैट बी ऑफ कोर्स v इंटू बी इंटू एल। कौन सा हायर पोटेंशियल कौन सा लोअर पोटेंशियल, तो आप कहोगे सर v ऐसे b ऐसे, राइट हैंड लो, v की तरफ ले जाओ, b की तरफ उंगलियां कर्ल करो, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ, तो हायर पोटेंशियल यहां पर, लोअर पोटेंशियल यहां पर। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ईएमएफ मेरे पास आ गया vb। मुझे कहा गया कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओ, बिल्कुल बनाएंगे। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कहा है, बिल्कुल बनाएंगे। ए से लेकर बी तक सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस कितना है ये सवाल में दिया हुआ है, दैट इज आर। बी से लेकर सी तक कोई ईएमएफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है आर। सी से लेकर डी तक कोई ईएमएफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है बेटा, दैट इज आर। डी से लेकर ए तक रेजिस्टेंस भी है और बैटरी भी है। बैटरी ऐसी है जिसका हायर पोटेंशियल ऊपर, लोअर पोटेंशियल नीचे, साथ ही साथ बेटा तार में रेजिस्टेंस भी है, दैट इज आर। मैं पहले बोल चुका हूं रेजिस्टेंस यहां भी आर, यहां भी आर, यहां भी आर, यहां भी आर। ये जो बैटरी है ये कोई केमिकल सेल नहीं है, ये बेटा आपका जो मोशनल ईएमएफ है वो ये है, और इसकी वैल्यू बेटा तुम जानते हो, दैट इज कम्स आउट बी VBL। चलिए बच्चों अगला सवाल, फाइंड करंट इन द सर्किट। बेटा मुझसे सवाल में पूछ रहा, बताओ सर्किट में करंट कितना है। हम बड़े आराम से बोलेंगे करंट यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, चारों रेजिस्टेंस सीरीज में है। हम बड़े आराम से कह सकते हैं करंट विल बी ईएमएफ डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। बेटा आर इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 4R। आर इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 4R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 4R। मुझसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है ए और बी के बीच में। बेटा ये वाला पॉइंट आपका ए, ये वाला पॉइंट आपका बी, ये वाला पॉइंट आपका सी, ये वाला पॉइंट आपका डी। ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है। आप कह सकते हो कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई इंटू आर किया तो मेरे पास बड़ा ये आ गया है VBL अपॉन 4। कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, क्योंकि बेटा करंट ऐसे है। आप कह सकते हो कि B का पोटेंशियल ज़्यादा है, C का पोटेंशियल कम है, दैट विल बी I इंटू आर। अगेन इट कम्स आउट बी VBL अपॉन 4। मेरे ख्याल से वही सिचुएशन C से लेकर D तक है। C पर पोटेंशियल ज़्यादा है, D पर पोटेंशियल कम है, करंट आएगा ऐसे। इट शुड बी इक्वल टू ऑफ कोर्स VD माइनस VC। ए में और डी में आते हैं, यहां बेटा उल्टा हो गया, ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है। सर ज़्यादा कैसे? देखो भाई, यहां से यहां तक तो घटेगा तो माइनस IR, लेकिन यहां से यहां बढ़ेगा कितना E, तो यहां से तक का नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कि VA माइनस VD इज इक्वल्स टू E माइनस IR। E कितना है? E बेटा मेरे पास है VBL माइनस IR। IR इज ऑफ कोर्स बेटा VBL अपॉन 4, दैट कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स VBL अपॉन 4। हमारे पास ये आ गया है VA माइनस VD। इसी में हम एक पार्ट और पूछ सकते हैं,
बहुत ही ऑब्वियस सा पॉइंट है, मतलब ऑब्वियस सा सवाल है कि आखिर इस लूप को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से अपने आप नहीं जाएगा ये। तो एक 5वां सवाल आप और लिख सकते हो, बड़ा लिखना, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्पीड v। स्पीड v मेंटेन करने क्यों नहीं हो रहा? स्पीड v मेंटेन करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो सुनो, ये वाला जो तार है इस पर तो कोई मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। इसकी अगर बात करूं तो इसमें करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, L क्रॉस B कुछ ना कुछ फोर्स आएगा ऐसे, हम निकालना चाहे निकाल सकते हैं। यहां पर करंट है ऐसे, तो L क्रॉस B कुछ फोर्स आएगा ऐसे, हम चाहें तो बड़ा ये वाला फोर्स निकाल सकते हैं। नहीं, बाय सिमेट्री में ऐसा कर सकते हैं कि इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो तार है इसमें करंट जा रहा है ऐसे में, पता है कितना करंट है? इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पहले से, करंट जा रहा है यूं, तो ऑफकोर्स आई एल क्रॉस बी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। बड़ा क्या फॉर्मूला होता है? आई एल बी साइन थीटा। करंट, बड़ा करंट हम निकाल चुके थे वी बी एल अपॉन 4R, वी बी एल अपॉन 4R मल्टीप्लाइड बाई L इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर, बड़ा दैट इज 90। सो ऑफ कोर्स बड़ा इस फोर्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, बड़ा कितनी आ गई है? V टाइम्स B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ R, V टाइम्स B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ R। बड़ा ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ गया पीछे की तरफ। मुझे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट लगानी है तो ऑफ कोर्स मुझे इस पर उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा आगे की तरफ, जिसकी वैल्यू मेरे पास होगी V टाइम्स B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ R। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम बेटा आपसे 2 सवाल और पूछ रहे हैं। बेटा 5 सवाल तो हो गए ना, 6वां सवाल, फाइंड पावर provided by external agent। एक्सटर्नल एजेंट का कितना पावर है बेटा वो बताओ। लास्ट सवाल और बेटा, बार बार अगर करंट यूं जाएगा तो ऑफ कोर्स यहां से हीट डिसिपेट होगी। उस हीट के डिसिपेशन की रेट क्या है, मतलब पावर डिसिपेटेड बाय सर्किट एक तरीके से। बेटा एक सवाल और निकालो, फाइंड रेट at which heat is dissipated by circuit। सोचते हैं बेटा, सबसे पहले तो एक्सटर्नल एजेंट का पावर सोचते हैं। बेटा ध्यान से देखना इस बात को कि आपके पास जो सर्किट है वो ऐसा था, उस सर्किट पर एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया सामने की तरफ। उस फोर्स की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आई थी यार? V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 4R, V B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 4R। इसके कारण इस लूप के पास सामने की तरफ वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन रही थी। तो इसका पावर कितना होगा? बेटा पावर तुम जानते हो कि एक्सटर्नल एजेंट का पावर होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फोर्स है सामने की तरफ V B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ R। वेलोसिटी है सामने की तरफ V, फोर्स और वेलोसिटी दोनों के बीच में एंगल है आपका 0, सो इट कम्स आउट बेटा कितना? V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ R। ये हमारे पास आ गया एक्सटर्नल एजेंट का पावर। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 में मुझसे पूछ रहा है टोटल हीट कितनी डिसिपेट होगी। बेटा इसमें हीट डिसिपेट होगी I स्क्वायर R, इसमें होगी I स्क्वायर R, इसमें होगी I स्क्वायर R और इसमें होगी I स्क्वायर R।
तो मुझे ऐसा लग रहा है हीट डिसिपेट की रेट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हीट की जो रेट है या पावर डिसिपेशन है दैट विल बी आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स आई का स्क्वायर अपॉन आर, बड़ा 4 टाइम्स आई का स्क्वायर। आई कितना है? वी बी एल अपॉन 4 आर, वी बी एल ले बेटा सॉल्व किया, 4 से 4 बड़ा कैंसिल, एक 4 नीचे बच जाएगा, मेरे पास आ गया वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 आर। हीट डिसिपेट होने की जो रेट है वो, और एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है उसकी रेट, मतलब एक तरीके से ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा दिया गया पावर है और ये हीट की डिसिपेशन होने की रेट है, ये भी अपने अपने पावर है। इन दोनों की वैल्यू बराबर आई है, या ये कोई कोइंसिडेंस है, कोई कॉन्सेप्ट है? ये मेरा आपसे सवाल है कि ये कोई कोइंसिडेंस है या कोई कॉन्सेप्ट है? तो आप बोलो सर कॉन्सेप्ट है, आपने सिखा रखा है। जो एक्सटर्नल एजेंट सामने की तरफ फोर्स लगा रहा है और सामने की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, ये एक तरह से हमारा मैकेनिकल वर्क है, और ये मैकेनिकल वर्क की एक तरह से रेट है, पावर है ना इसलिए। और हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रहा क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। तो आखिर हमने जो वर्क डन किया वो गया कहां? तो आप बोलोगे सर वो गया है इस पूरे के पूरे सिस्टम को हीट करने में, इस पूरे सिस्टम को बड़ा क्या करने में? हीट करने में। तो ये अगेन हमें किस बात के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो ईएमआई का जो कॉन्सेप्ट है, वो ईएमआई का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू हीट। तो ये दोनों वैल्यूज बड़ा बराबर क्यों आई है, इसके पीछे बड़ा वापस से वही कॉन्सेप्ट कि हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क है उसको हम इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मैकेनिकल वर्क और मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी by concept of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से बेटा हम ये सारी बातें कह सकते हैं। आई होप बेटा सारे के सारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे और हल्का फुल्का अच्छा भी लगा होगा आपको कि हाँ यार हमने जो बातें शुरुआत में लिखी थी वैसे रैंडमली लिखी थी, लेकिन वो बातें आगे जाके सही प्रूव हो रही हैं, ऐसे कोई है ना, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया से सेम बातें बैठ भी रही हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल करते हैं। और अगेन सिर्फ और सिर्फ ये सवाल ही नहीं बल्कि इस सवाल का जो सेंस है, जो बताना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगेन सवाल की खूब सारे पार्ट्स होंगे, खूब सारी बातें होंगी, आप आराम से सवाल सुनिएगा, हर एक पार्ट को कीजिएगा। और अगेन जो हर पार्ट जो बोलना चाहता है, जो बताना चाहता है, उस बात को भी हम ढंग से सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे क्या क्या एग्जैक्टली बातें बोली जाती है। ठीक, आपके पास बड़ा इस तरह का अरेंजमेंट है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऐसे फिक्स्ड रेल्स है, बड़ा रेल मतलब ऐसे और रॉड टाइप मान लो, ये फिक्स्ड रेल्स है, इनको जैसे ट्रेन की पटरियां नहीं होती वैसे फिक्स्ड रेल्स। ये जो रेल्स हैं ये कंडक्टिंग है, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं मानना। ठीक है, यहां मेरे पास एक रेजिस्टेंस मैंने लगा रखा है, दिस इज कैपिटल आर। इस पूरे रीजन के अंदर ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और आपके पास एक रॉड है ऐसे, ये मेरे पास एक m मास की
एल लेंथ की रॉड है जिस रॉड का खुद का रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है बेटा। ये एल लेंथ दोनों एक तरह से रेल्स के बीच की डिस्टेंस भी हो गई। पूरे रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, मैं बोल चुका हूं बी। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मैंने इस रॉड को सामने की तरफ वेलोसिटी दे दी है यू। ये हमेशा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0 पर दी। इनिशियली मैंने इसको वेलोसिटी दे दी है यू। वेलोसिटी बेटा यू दी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे हैं, तो ऑफ कोर्स ये रोड बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट करेगी, कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कुछ ना कुछ करंट भी आएगा। ये t इज इक्वल्स टू 0 की कहानी है। मैं फिर से बोलूं बेटा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है और रॉड को वेलोसिटी दी तो रॉड ने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट किया तो कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कुछ ना कुछ करंट भी आएगा। आराम से इत्मीनान से जो जो कहूं वो करना। कुछ सवाल तो मैं भी लिख दूंगा और बाकी सवाल को धीरे धीरे लिखते रहेंगे। पहला सवाल, ड्रॉ डायग्राम एट एनी टाइम टी। किसी टी टाइम पर डायग्राम कैसा होगा पहले तो वो बनाओ, फिर उस टी टाइम पर सर्किट डायग्राम बनाओ, करंट वरंट बैटरी वैटरी वैसे दिखा के। ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एट टाइम टी। तीसरी इक्वेशन, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन रॉड। ये जो बड़ा रॉड है इस पर न्यूटन्स लॉ लगाओ। चौथी इक्वेशन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड करंट इन सर्किट एट टाइम टी। टाइम टी पर सर्किट बेटा करंट कितना कितना होगा सोच लेंगे बेटा। अब मेरी बात सुनना, जैसे ही ये रॉड इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट करेगी ईएमएफ आएगा। ईएमएफ का हायर पोटेंशियल किस तरफ होगा? आप बोलोगे सर वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वी क्रॉस पी, हायर पोटेंशियल ऊपर, लोअर पोटेंशियल ऊपर, तो करंट जाएगा ऐसे 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 ऐसे। करंट जब यूं जाएगा रेल पर, रेल मूव नहीं करेगी, रेल बड़ा फिक्स है, रेल बड़ा फिक्स है, यह रेजिस्टेंस फिक्स है। लेकिन इस रॉड में जैसे करंट यूं जाएगा तो करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो एल वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, एल क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा पीछे। भले ही आपके एमजी और नॉर्मल कैंसिल हो गए हों, जो रेल्स हैं बेटा उन्होंने इस पूरे रोड पर नॉर्मल लगाएंगे वो एमजी से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एल वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, आई एल क्रॉस बी फोर्स आएगा पीछे की तरफ। जो आई एल क्रॉस बी फोर्स आएगा पीछे की तरफ वो लगातार वेलोसिटी को घटाएगा घटाएगा घटाएगा, घटाना भी चाहिए, क्योंकि जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो भी आपका करंट इंड्यूस होगा वो हमेशा कॉज को अपोज करेगा। कॉज कौन है? वेलोसिटी, तो उसको अपोज करेगा। तो किसी टाइम टी पर ऐसा हो सकता है कि हमारी जो रॉड है वो चलते 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 यहां पर x डिस्टेंस पहुंच जाए और इस रोड के पास बड़ा वेलोसिटी सामने की तरफ v हो जाए। चलो बच्चों, पहला वाला सवाल तो हो गया कि मैंने डायग्राम बना दिया। सर इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं है, रेस्ट पे है, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं है, रेस्ट पे है, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं है, रेस्ट पे है। लेकिन ये वाली जो रॉड है ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट कर रही है। वेलोसिटी ऐसे है, लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तीनों की तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ऑफ कोर्स बेटा ईएमएफ इंड्यूस करना आएगा वीबीएल। सर हायर पोटेंशियल किस तरफ, लोअर पोटेंशियल किस तरफ? वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ऑफ कोर्स हायर पोटेंशियल ऐसे, लोअर पोटेंशियल यहां पर। तो मेरे लिए बेटा बाएं हाथ का खेल है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम विल लुक लाइक दिस। ये आपकी रेल
ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपकी रेल, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और इस ईएमएफ की वैल्यू आ गई है VBL। इस तार के पास भी बड़ा हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज R। मैं चाहूं तो बड़ा बड़े आराम से करंट लिख सकता हूं कि ये करंट कितना होगा। बड़ा करंट विल बी ऑफ कोर्स ईएमएफ डिवाइड बाय सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ईएमएफ इज मेरे प्यारे बच्चों VBL, और रेजिस्टेंस आप देख सकते हो कि कैपिटल R और स्मॉल r में से सेम करंट गुजर रहा है, तो दोनों सीरीज में होंगे, दैट इज R प्लस R। समय के साथ हम जानते हैं कि इस रॉड की वेलोसिटी घटेगी, रॉड की वेलोसिटी घटेगी तो ईएमएफ घटेगा, ईएमएफ घटेगा तो साथ साथ में करंट भी लगातार घटेगा। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा रॉड की वेलोसिटी घटेगी तो ईएमएफ घटेगा, तो करंट भी आपका घटेगा। करंट कांस्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन रॉड, रॉड पर न्यूटन्स लगाओ, लगा देंगे। रॉड पर नीचे की तरफ mg, और जो रेल्स ने ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाए वो तो कैंसिल। करंट आएगा ऐसे, करंट अगर ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स आएगा, और उसकी वैल्यू होगी करंट इंटू इसकी लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। बड़ा एल वेक्टर और बी वेक्टर बीच में एंगल है 90। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ गई है ILB। किधर की तरफ? एल वेक्टर है ऐसे, बी वेक्टर है ऐसे, L क्रॉस B। बड़ा मैग्नेटिक फोर्स आ गया है पीछे की तरफ। ये मैग्नेटिक फोर्स किस चीज के लिए जिम्मेदार है प्यारे बच्चों? वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए? आप बोलोगे ऑफ कोर्स ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये ऑब्वियस बात है वेलोसिटी को घटाने के लिए जिम्मेदार है, रॉड की वेलोसिटी को घटाने के लिए जिम्मेदार है। सर न्यूटन्स लॉ लगाओ, बिल्कुल लगाता हूं। ये रही आपकी रॉड, रॉड के पास वेलोसिटी है आगे, मैग्नेटिक फोर्स है पीछे। न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए कहा है, मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूं। फोर्स ILB should be equal to रॉड का मास into एक्सेलरेशन, या फिर ILB is equals to m into dv by dt। दोनों में से एक सही है बेटा, एक गलत है। जल्दी बता बेटा कौन सा सही है कौन सा गलत है। मेरे समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि ये वाला गलत है, और ऑब्वियस बात है कि ये वाला सही है। ये वाला सही क्यों बेटा समझते हो गए? जो फोर्स है वो वेलोसिटी को बढ़ा नहीं रहा है, घटा रहा है। तो वेलोसिटी dv बाई dt पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। यहां पर देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो LHS तो पॉजिटिव, m इंटू dv बाई dt मास तो पॉजिटिव, लेकिन dv बाई dt नेगेटिव, पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव। यहां पर देखो बेटा मैंने जैसे माइनस लाइन लगा दिया, अब LHS भी नेगेटिव और आपका RHS भी नेगेटिव। या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो डायरेक्शन के हिसाब से इस साइड को बेटा प्लस बोल दो, इस साइड को आप माइनस बोल दो। तो फोर्स आ गया माइनस LB, इट शुड बी इक्वल टू m इंटू dv बाई dt। अब मैंने क्या कहा है कि अब लास्ट सवाल है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी बताओ और किसी भी टाइम पर करंट बताओ। बिल्कुल बताएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर बेटा आंसर आ जाएगा। I क्या लिख सकता हूं? I में लिख सकता हूं बेटा क्या, V B L अपॉन R प्लस R इज इक्वल्स टू M टाइम्स dV बाई dt। मेरे ख्याल से बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते ही बात बन जाएगी। बेटा देखना क्या करूं, मेरे पास आ गया माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन m टाइम्स r प्लस r इंटू dt इज इक्वल्स टू dv अपॉन v। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, इन सब को बाहर क्यों निकाल लिया? कांस्टेंट है। जब टाइम 0 था तो बेटा आपकी वेलोसिटी u थी, मतलब रॉड की वेलोसिटी u थी। किसी भी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? लेट से बेटा v होगी। आसान सा इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों। इसका इंटीग्रेशन तो मेरे पास आ गया माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर t अपॉन 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 m टाइम्स r प्लस r। इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या आएगा? ln v अपॉन u। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? ln v माइनस ln u। इससे मेरे पास किसी भी टाइम पर बेटा रॉड की जो वेलोसिटी है वो बड़े प्यार से आ गई है। v इज इक्वल्स टू u टाइम्स e रेस टू पावर
माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम टाइम्स आर प्लस आर। हमारी जो वेलोसिटी है बेटा रोड की वो लगातार एक्सपोनेंशियली घट रही है, घट रही है, घट रही है। ऑफ कोर्स टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर बेटा हमारी जो रोड है उसकी वेलोसिटी घटते 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 जीरो हो जाएगी। और लेंज लो तो ये चाहता ही था कि बेटा फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो आ जाए। लेंज लो तो यही चाहता था। समझ गए बच्चों? सर करंट कितना होगा? बेटा करंट कितना होगा अभी सोचते हैं। हम जानते हैं कि करंट इज ऑफ कोर्स ईएमएफ डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ईएमएफ हमारे पास बेटा पहले से ही बेटा कितना है, VBL अपॉन EL। V हम निकाल चुके हैं, V की वैल्यू बेटा अभी हमारे पास आई है। बेटा V की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, U इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम टाइम्स आर प्लस आर। बेटा एक बार चेक कर लो मैंने सही तो लिखा ना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम टाइम्स आर प्लस आर। करंट भी अगर लगातार देखो तो एक्सपोनेंशियल लगातार घटे जा रहा है, घटे जा रहा है, घटे जा रहा है। आप चाहें तो बड़ा ग्राफ भी बना सकते हैं। ये बड़ा आपका वेलोसिटी, ये आपका टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम की अगर बात करूं तो t इज इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी u है और उसके बाद लगातार घट रहा है। इसी तरह से आप मुझसे कहो कि सर करंट वर्सेस टाइम, बेटा वेलोसिटी घटेगा तो ईएमएफ घटेगा, ईएमएफ घटेगा तो करंट घटेगा। टाइम वर्सेस करंट, t इज इक्वल्स टू 0 बेटा, t इज इक्वल्स टू 0 पर तो e रेज़ टू पावर 0 तो हो गया 1। t इज इक्वल्स टू 0 पर तो करंट की वैल्यू हो गई है UBL अपॉन आर प्लस आर। होनी चाहिए बेटा, रॉड के पास वेलोसिटी u है तो ईएमएफ इंड्यूस तो UBL डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट इज ऑफ कोर्स आर प्लस आर। उसके बाद लगातार जैसे जैसे वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली घट रहा है बेटा करंट भी लगातार एक्सपोनेंशियली घट रहा है। एक बात और बेटा, मैं करा नहीं रहा हूं, ऐसे ही बोल रहा हूं। किसी ने अगर मुझसे ये पूछ लिया कि सर किसी टी टाइम तक रॉड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो यार हमारा तो बाएं हाथ का खेल है, इस v को लिख देना dx बाई dt, dx बाई dt हो जाएगा। किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि सर टी टाइम तक कुल मिलाकर कितना चार्ज बहेगा, तो मैं बड़े आराम से लिख दूंगा कि इस I को लिख देना dq बाई dt। dt को ऊपर ले जाना, इंटीग्रेट कर देना। ये कोई ऐसे रिजल्ट नहीं जो मैं तुमसे बेटा कोई बहुत ही इंटरेस्ट से पूछूं। अगर कोई कहे कि सर चार्ज निकालना है, कोई कहते कि सर मुझे इस रोड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, निकाल सकते हो। जब आपके पास वेलोसिटी और करंट है तो ऑफकोर्स चार्ज और डिस्प्लेसमेंट तो आप बड़े आराम से निकाल ही सकते हो उनको इंटीग्रेट करके। समझ गए बच्चों? एक बात और बेटा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, वही डिस्प्लेसमेंट जो इंटीग्रेट करने से आएगा। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, वही चार्ज जो बेटा ऑफ कोर्स उसको इंटीग्रेट करने से आएगा। मैं नहीं पूछ रहा, ठीक, लेकिन एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, कर देना इंटीग्रेट। आई एम रियली होपिंग कि बेटा अभी तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई है। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट बड़ा सवाल बड़ा वही चल रहे हैं, कितने थे, 4 हो गए, 4 हो गए। करंट निकाल दे सब कर दें। 5वां सवाल, फाइंड पावर डिसिपेटेड इन कैपिटल R एट एनी टाइम t। बेटा सवाल समझ तो गया ना? ये जो कैपिटल R है इसमें से बेटा करंट बह रहा है, करंट बह रहा है तो बेटा हीट डिसिपेट होगी, उस हीट डिसिपेशन की रेट बतानी है। फाइंड पावर डिसिपेटेड इन स्मॉल r एट एनी टाइम t। बेटा स्मॉल r कौन है? स्मॉल r मतलब बेटा आपका जो रॉड है ना, उसके पास भी रेजिस्टेंस है स्मॉल r, उसने कितनी पावर डिसिपेट की है वो बता दो, किसी टाइम t पर कितनी होगी। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल भैया, बहुत ही सिंपल। अगर मुझे कैपिटल R में अगर पावर चाहिए, कैपिटल R में अगर पावर चाहिए तो बड़े आराम से कहूंगा कि कैपिटल R में से गुजरने वाला करंट इनटू रेजिस्टेंस। बड़ा करंट कितना है, करंट है मेरे पास UBL अपॉन R प्लस R। बड़ा करंट का स्क्वायर करना है इनटू ई रेज टू पावर, बड़ा स्क्वायर करूंगा तो -2 टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी
अपॉन एम टाइम्स आर प्लस, तो करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज पावर डिसिपेटेड इन स्मॉल आर? अगेन बेटा करंट का स्क्वायर, करंट तो सेम है, इनटू स्मॉल आर, दैट इज यू बी एल। स्क्वायर करूंगा 2 आ जाएगा अंदर। ठीक है बेटा, अगला सवाल, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड टोटल हीट डिसिपेटेड बाय कैपिटल आर। 8वां सवाल, फाइंड टोटल हीट डिसिपेटेड बाय स्मॉल आर। ये तो पावर थी बेटा, किस रेट से हीट डिसिपेट हो रही है, मुझे हीट चाहिए, निकाल दूंगा बेटा। आई नो इट वेरी वेल कि लेट से हीट जो डिसिपेट हुई है बड़ा, उसको मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि कैपिटल आर ने जो हीट डिसिपेट किया उसमें मैं कहूंगा कि कैपिटल आर की पावर मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा टाइम इंटरवल डी टी। तो छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर कितनी हीट डिसिपेट हुई वो आ जाएगी। ऐसे छोटे छोटे टाइम इंटरवल के अंदर हीट डिसिपेशन निकालता रहूंगा और जोड़ दूंगा। कब से कब तक? जब से जब तक पूछा हो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि टी टाइम तक कितनी हीट डिसिपेट होगी, तो 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेट कर दो। और अगर ये पूछा हो कि टोटल हीट कितनी डिसिपेट होगी, तो समझ जाना बेटा कि इनफाइनाइट टाइम तक वेलोसिटी रॉड की घटते घटते 0 होगी, इनफाइनाइट टाइम तक करंट घटते घटते 0 होगा। तो शुरुआत से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक आपके पास कोई ना कोई हीट डिसिपेशन होगी। तो इनफाइनाइट टाइम तक आप सारी हीट निकाल लो। अभी निकालता हूं, अभी निकालता हूं, अभी निकालता हूं। बेटा ये पावर का स्क्वायर करना, बेटा क्या क्या कांस्टेंट है बाहर आ जाना। यू स्क्वायर बाहर, बी स्क्वायर बाहर, एल स्क्वायर बाहर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर बाहर, कैपिटल आर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power minus 2 times b square l square t, ये लो बेटा, कहां से कहां तक? 0 से इन्फिनिटी। u स्क्वायर b स्क्वायर एल स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ई रेज टू पावर समथिंग का इंटीग्रेशन तो ई रेज टू पावर समथिंग, लेकिन जो टी का कोफिशिएंट होता है ना उससे हम डिवाइड करते हैं। टी का कोफिशिएंट क्या है बेटा? टी का कोफिशिएंट क्या है? -2 बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम टाइम्स आर प्लस आर। इसका इंटीग्रेशन वापस से वही आएगा, ई रेज टू पावर यही आएगा। टाइम को इन्फिनिट रखूंगा तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बेटा, फिर टी को 0 रखूंगा तो ई रेज टू पावर 0। ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ई रेज टू पावर 0 बेटा क्या होता है? 1। 0 माइनस 1 इज -1, माइनस माइनस बेटा क्या हो गया? कैंसिल। और कैपिटल आर ने जो हीट डिसिपेट की है उसकी वैल्यू आ गई है बेटा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर गायब, आर प्लस आर गायब, और मेरे पास आंसर आ गया है हाफ एम यू स्क्वायर इंटू बेटा एक आर प्लस आर गायब, लेकिन एक कैपिटल आर ऊपर बच गया और एक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर नीचे बच गया। इसी तरह से स्मॉल आर ने, स्मॉल आर कौन? वो रेजिस्टेंस जो ये रोड के पास है उसने कितनी हीट डिसिपेट की, तो ऑफ कोर्स उसका पावर मुझे पता है, छोटे से टाइम में कितनी हीट डिसिपेट होगी तो dt से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी निकालनी है तो 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट कर दो, और ऐसे मुझे तो बिल्कुल पूरी निकालनी है तो बेटा टाइम कब तक चलेगा? इन्फिनिटी तक चलेगा, तो इंटीग्रेट कर देना। जैसे ही आप स्मॉल r तक इंटीग्रेट करोगे बिल्कुल सेम से बात होगी, सिर्फ और सिर्फ इतना सा अंतर होगा कि बेटा यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है, यहाँ पर बड़ा वो स्मॉल आ जाएगा, यहाँ पर स्मॉल आ जाएगा, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम, और हमारे पास आ जाएगी दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसका मतलब हमारे स्मॉल आर ने जो हीट डिसिपेट की उसकी वैल्यू बेटा ये है।
आई रियली होप बेटा समझ गए होंगे। ये स्मॉल आर ने हीट डिसिपेट की, ये बेटा मेरे कैपिटल आर ने हीट डिसिपेट की। अब मैं एक बात और पूछ रहा हूं, नौवां सवाल एक तरह से कि टोटल कितनी हीट डिसिपेट हुई। तो बेटा हीट डिसिपेट करने वाला दो ही जने थे, दो ही तो रेजिस्टेंस थे, एक आपका कैपिटल आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था वो, और एक बेटा आपका जो रॉड था उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और दोनों की अगर मैं हीट डिसिपेशन निकालूं तो हाफ एम यू स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दूसरे वाले का आया है हाफ एम यू स्क्वायर इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और सॉल्व करते ही मेरे पास ये आ गया हाफ एम यू स्क्वायर। यार ये देखा देखा लग रहा है, टोटल हीट डिसिपेट हाफ एम यू स्क्वायर है ये। इसके पीछे क्या कोई कॉन्सेप्ट है या बेटा? तो कैसे आइए, तो आप बोलोगे सर कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे देखो सर ऐसा है कि आपने तो बहुत मेहनत से निकाला, लेकिन हम तो इस बात को शुरुआत से सोच चुके थे। इस पूरे अरेंजमेंट में किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कि रोड को तुम खींच कर ले गए, आपने कोई वर्डन तो किया नहीं। आपने अगर वर्डन नहीं किया तो इस सिस्टम के अंदर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट। इस रॉड के पास शुरुआत के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी घटते 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 फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का लॉस है हाफ एम यू स्क्वायर। और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, जो एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी का लॉस है, वो कहीं ना कहीं तो काम आना चाहिए। वो कहाँ काम आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ऑफ कोर्स बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे अगर रेजिस्टेंस से अगर गुजरेगी तो कुछ हीट यहां डिसिपेट होगी, कुछ हीट यहां डिसिपेट होगी, और दोनों हीट का जो समेशन है वो एग्जैक्टली हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर है। तुक्का तो नहीं था ना, ये कॉन्सेप्ट था। मैंने इतनी मेहनत से सारा का सारा काम किया कि मैं तुम लोगों को ये वैल्यूज बताकर फैसिनेट कर सकूं कि हाँ देख बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बात है। अदरवाइज मुझे इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधा बोल सकता था कि हीट डिसिपेटेड बाय कैपिटल आर प्लस हीट डिसिपेटेड बाय स्मॉल आर विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द रॉड, बिकॉज एक्सटर्नल एजेंट का कोई वर्डन नहीं है। मैं डायरेक्ट बोल सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं बोला। मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं शुरुआत से बोलता आया हूं कि यार ईएमआई का जो कॉन्सेप्ट है वो मैकेनिकल एनर्जी को या मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम आता है। वो इलेक्ट्रिकल तुम फिर इस केस में हीट की तरह यूज कर रहे हो, अलग बात है, लेकिन एक बार बार बोलने से काम चलता है, कन्विंस भी करना पड़ेगा। तो मैंने कन्विंस करने के चक्कर में सारी की सारी कैलकुलेशन की। मैं जानता हूं कैलकुलेशन थोड़ी सी टफर साइड की थी, बट आई स्टिल होप कि तुम सारी बात समझ गए होंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट था बेटा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हीट लॉस्ट by resistances is equals to decrease in काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस है बेटा उसके बराबर है। अब मैं यहां पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा। अब एक बार अगर कोई बच्चा कह दे कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे पहले से पता था, तो वो है ना बड़े आराम से कह सकता है कि सर कैपिटल आर से कितनी हीट लॉस हुई और स्मॉल आर से कितनी हीट लॉस हुई, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। वो कैसे? वो कहेगा कि देखो सर ऐसा है कि कैपिटल आर तो ये रहा, स्मॉल आर ये रहा। कैपिटल आर से पावर बाहर निकलेगी आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, इससे पावर बाहर निकलेगी आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। इस पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके अगर इंटीग्रेट करूंगा तो हीट डिसिपेट होगी कैपिटल आर से। इस पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करूंगा तो बड़ा हीट निकलेगी स्मॉल आर से। इससे और इससे जो हीट डिसिपेट हुई है उन सब का, उन दोनों का जो समेशन है वो हमारी रॉड की काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीमेंट के बराबर होना चाहिए। हम जानते हैं कि रॉड के पास शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर थी और फाइनली टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर जीरो है। तो ये जो हीट बाहर निकली है ये हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें से जो हीट बाहर निकल रही है और इसमें से जो हीट बाहर निकल रही है बराबर टाइम तक बाहर निकल रही है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। पावर में अगर देखो तो आई स्क्वायर दोनों में सेम है,
तो इससे जो हीट बाहर निकल रही है और इससे जो हीट बाहर निकलनी है, उसकी जो दर है, उसकी जो रेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि हीट डिसिपेटेड बाय कैपिटल आर और हीट डिसिपेटेड बाय स्मॉल आर, इनका जो रेशियो है इट शुड बी इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। भाई दोनों में ठीक है, समझ गए बेटा? इसमें से जो हीट डिसिपेट हो रही है और इसमें से हीट डिसिपेट हो रही है, हीट डिसिपेट बेटा पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पावर जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि दिस एंड दिस। बेटा दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही तुम सॉल्व करोगे बेटा आपके पास वापस से यही आंसर आ जाएंगे, ये वाले और ये वाले सेम आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे इस बात को, है ना? अच्छा लगा होगा, आसान से लगा होगा। आगे चलते हैं, चलिए बेटा आगे चलते हैं। हम जो चीज़ें पढ़ रहे थे उसी की बेसिस पर हम बहुत सारे अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े सवाल कर सकते हैं, जिनके अंदर हमारे ईएमएफ के कॉन्सेप्ट, जिनके अंदर हमारे ईएमआई के कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट और जिसमें हमारे न्यूटन्स लॉ के कॉन्सेप्ट भी एक साथ काम आ सकते हैं। हमने एक सवाल तो करके देखा ही, ऐसे हम खूब सारे सवाल कर सकते हैं। हर सवाल के अंदर ऑफ कोर्स हम वही सर्किट कैसे बनाना है, कैसे ईएमआई का यूज़ करना है, कैसे ईएमआई के कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है और किस तरह से फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, न्यूटन्स लॉ लगाना है, ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ अमलगमेट होती हैं। तो इस तरह के सवाल मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद हैं। हालांकि ये सवाल थोड़े से रिलेटिवली टफर साइड के होते हैं, लेकिन सीखने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। तो चलिए एक सवाल और करते हैं। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पर इस तरह से फिक्स्ड रेल्स हैं। बेटा जो रेल्स हैं ये फिक्स है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है R, ये भी फिक्स है। ये एक रॉड लगा रखी है M मास की, L लेंथ की रॉड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके पास। हालांकि रेजिस्टेंस होता तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, हम सवाल तब भी कर लेते हैं। इस रॉड के पास शुरुआत में किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी नहीं है, मैंने लिख भी दिया है कि इनिशियली इट इज एट रेस्ट। मैंने इस रॉड पर सामने की तरफ एक फोर्स लगा दिया F, पूरे रीजन के अंदर ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है B और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सवाल समझ में आ गया? फिक्स्ड रेल, यहाँ पर रेजिस्टेंस, पूरे रीजन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और आप इस रोड को सामने की तरफ किसी न किसी F फोर्स से खींचे जा रहे हो। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत ही सीक्वेंस में पूछ रहा हूँ। किसी भी टाइम टी पर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना देंगे। टाइम टी पर न्यूटन्स लॉ लगाओ रोड के ऊपर, टाइम टी पर वेलोसिटी ऑफ रॉड बताओ और टाइम टी पर करंट इन सर्किट बताओ। ठीक है, कर लेंगे। सुनिए बेटा, मेरी बात आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। किसी भी टाइम टी पर आपकी जो रॉड है बेटा वो यहाँ नहीं रहेगी, ऑफ कोर्स वो चलते चलते आगे पहुंच जाएगी। आपकी जो रॉड है बेटा वो चलते चलते यहाँ कहीं पहुंच जाएगी। ये आपका रेजिस्टेंस लेट से बेटा रोड के पास सामने की तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी v है, सामने की तरफ बेटा कोई ना कोई फोर्स F है। इस रोड पर नीचे की तरफ जो mg लग रहा है और रेल ने जो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाए वो तो कैंसिल हो गए। अब सर बिल्कुल शुरुआत की बात देखना बेटा, बिल्कुल शुरुआत में रोड के पास किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी नहीं थी। किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी नहीं थी तो किसी प्रकार का कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं था। इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं था तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास शुरुआत के अंदर किसी प्रकार का कोई करंट नहीं था। इसका मतलब ये तो तय है कि t इज इक्वल्स टू 0 पर सर्किट में हमारी रॉड के पास वेलोसिटी भी 0 है और हमारे पूरे के पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू भी 0 है। लेकिन अगर करंट की वैल्यू 0 है तो इस रॉड पर किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, और अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा तो सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ इकलौता फोर्स लग रहा है F। नॉर्मल और mg तो कैंसिल हो गए थे, mg और नॉर्मल तो कैंसिल हो गए थे। हम ऐसा कह सकते हैं कि इकलौता फोर्स अगर सामने की तरफ F है तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत में आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो F/m आएगा। इस एक्सेलरेशन F/m के कारण इस रोड के पास वेलोसिटी आएगी। जैसे ही इस रोड के पास वेलोसिटी आएगी अब EMF आएगा, अब EMF आएगा तो करंट आएगा, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। तो किसी t टाइम बाद कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? रॉड के पास बड़ा वेलोसिटी है v, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ है b, मोशनल ईएमएफ आएगा इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, सिर्फ इसमें आएगा। वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, v क्रॉस b, हायर पोटेंशियल ऊपर, लोअर पोटेंशियल नीचे।
ऐसे एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका ईएमएफ वी नो इट वेरी वेल कि दैट विल बी वीबीएल। एल मतलब बेटा इसकी ऑफ कोर्स लेंथ। इसके कारण करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा। करंट हम बड़े प्यार से लिख सकते हैं, बेटा देखना ईएमएफ है वीबीएल, रेजिस्टेंस है आर, तो हम करंट कह सकते हैं दैट इज वीबीएल अपॉन आर। यही नहीं बेटा, जैसे ही करंट आ गया अब इस रोड पर फोर्स भी आ गया। सर फोर्स कैसे आ गया? इस रोड में करंट जा रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई करंट कैरिंग वायर पड़ा हो तो उस पर फोर्स लगता है आई इंटू एल क्रॉस बी। एल करंट है ऐसे, जिस तरफ करंट उसी तरफ एल वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, एल क्रॉस बी बड़ा मैग्नेटिक फोर्स आएगा पीछे की तरफ। उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। बड़ा एल वेक्टर और बी वेक्टर बीच में एंगल है 90, साइन 90 लिखना चाहो तो साइन 90 भी लिख सकते हैं। अब मैं आराम से इक्वेशंस वगैरह बड़े प्यार से लगा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना चाहो तो आप ऐसे ही बना सकते हो कि सर ये रहा मेरा रेजिस्टेंस, ये रही मेरी बैटरी, बस बैटरी का जो ईएमएफ है दैट इज वीबीएल, उसमें से करंट आया ऐसे, करंट आया ऐसे, करंट आया ऐसे, करंट आया ऐसे, ये रेजिस्टेंस आर। करंट की जो वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी वीबीएल अपॉन आर। अगर रोड के पास मान लो रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता तो करंट की वैल्यू आती वीबीएल अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कोई दिक्कत नहीं थी बेटा। अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन द रॉड, रॉड पर न्यूटन्स लॉ लगाओ, बिल्कुल लगाएंगे। एफ आगे आईएलबी पीछे, अगले पेज पे करें बेटा। एफ आगे ILB पीछे, दैट शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा रॉड का मास है m और एक्सेलरेशन है आपका dv/dt। प्यारे वाले बाल को, अगर आपके f की वैल्यू 0 होती तो आपके पास इक्वेशन आती माइनस ILB इज इक्वल्स टू m dv/dt। बड़ा अगर f की वैल्यू 0 होती तो इक्वेशन आती माइनस ILB इज इक्वल्स टू m dv/dt। ये इक्वेशन तो हमारे लास्ट सवाल की थी, ठीक है, याद है? चलिए बच्चों, हमें I की वैल्यू पता है, बड़ा I इज VBL अपॉन आर। बड़ा मैं लिख सकता हूं F माइनस I को बड़ा क्या लिख सकता हूं EMF अपॉन आर। EMF इज VBL अपॉन आर इज इक्वल्स टू M इंटू dv/dt। आसान से बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपसे सॉल्व होनी चाहिए। अगर आपसे बड़ा सॉल्व नहीं हो पा रही है, आप आराम से मेरा सॉल्यूशन देखें। ऐसा तो 3-4 सवाल कर दूंगा, बड़ा आराम से 3-4 सवाल कराऊंगा तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस तरह के सवालों को कैसे कैसे सॉल्व करना है। हालांकि मेरी ऐसी उम्मीद है कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर ही लोगे। dt को ले आओ ऊपर, m कांस्टेंट है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। dv ऊपर ही रहना चाहिए, dv के साथ v वाली टर्म होनी चाहिए, तो मेरे पास आ गया f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू वी। इंटीग्रेट इंटीग्रेट। मेरे प्यारे बच्चों, जब टाइम 0 था तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, किसी भी टाइम t पर आपकी वेलोसिटी हो गई है v। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, dt का इंटीग्रेशन आएगा t, लिमिट लगाऊंगा 0 से लेकर t तक तो t आएगा। ये m तो ठीक है, इस m को डिवाइड कर दो माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर से। सर क्यों कर दिया डिवाइड? बड़ा dv अपॉन v का इंटीग्रेशन है तो v का जो कोफिशिएंट है उससे हम करते हैं डिवाइड। बड़ा dv अपॉन v, सारे बच्चे जानते हैं कि इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू वी, वेयर द वैल्यू ऑफ v इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू r। इसको उधर ले जा बेटा, मेरे पास आ गया माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर शुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ, बेटा पहले एक बार v को v रखना, f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल R इंटू वी माइनस लॉग ऑफ v को 0 रखना f। और यहां से मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इट इज लॉग ऑफ वन माइनस ऐसे लिख दो बेटा, लॉग ऑफ f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू वी अपॉन एफ। ln a माइनस ln b इज इक्वल्स टू ln a अपॉन b।
यहां से बेटा मेरे पास इक्वेशन आ गई, क्या इक्वेशन आ गई बेटा, लॉग को हटाओ बेटा, वहां पर e की पावर लगा दो, मेरे पास आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। और यहां से मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई है। प्यारे बच्चों, क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। ये मेरे पास आ गई है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पर आपकी जो रॉड होगी उसकी वेलोसिटी बेटा आप इस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो निकाल लिया। अगला ही सवाल था कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। बता ही देंगे बेटा। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर बताना है तो दैट इज ऑफ कोर्स ईएमएफ किसी भी टाइम टी पर डिवाइड बाय सर्किट का रेजिस्टेंस। तो हमारे पास दैट विल बी एफ अपॉन एल बी इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। ये बड़ा हमारे पास करंट और वेलोसिटी आ गए किसी भी टाइम टी पर। किसी भी टाइम पर रॉड का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ये कोई सवाल पूछ ले, मैं नहीं पूछ रहा हूं, अगर कोई सवाल पूछ ले तो आप इस v को लिख सकते हो dx बाई डी टी। डी टी को बेटा ऊपर ले आओ और इंटीग्रेट कर दो। कुल मिलाकर कितना चार्ज बहा कोई अगर ये पूछ ले तो इसी करंट को आप बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हो कि डी क्यू बाई डी टी। डी टी को ऊपर ले आओ और इंटीग्रेट कर लो। मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत टाइम बाद, मतलब टाइम जब टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हो जाएगा, उस टाइम पर ये जो e रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इनफाइनाइट अपॉन एम आर हो जाएगा रियल टर्म। दैट इज ऑफ कोर्स बेटा e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी। बेटा e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज ऑफ कोर्स जीरो। अरे यार, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब एक तरह से 1 अपॉन ई रेज टू पावर इन्फिनिटी। ई को इन्फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फाइनाइट ही आएगा। 1 अपॉन इन्फाइनाइट इज नियरली जीरो। तो ये वाला टर्म बेटा लगभग जीरो, ये वाला टर्म बेटा लगभग जीरो। तो बहुत ज़्यादा टाइम जब बीत जाएगा उस टाइम पर वेलोसिटी कुछ ना कुछ आकर कांस्टेंट हो जाएगी और उस कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। 1 माइनस जीरो इज ऑफ कोर्स 1। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर आपका करंट भी बड़ा कांस्टेंट हो जाएगा और मैक्सिमम भी हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ये वाली टर्म तो आपकी जीरो हो जाएगी और आपके पास करंट की वैल्यू हो जाएगी एफ अपॉन एल। एफ अपॉन एल। अगर मुझे इस तरह के सवालों के अंदर कोई ये भी पूछ लेना कि सर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम या फिर करंट वर्सेस टाइम के ग्राफ बना दो, हम बड़े प्यार से इत्मीनान से ग्राफ बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं बड़ा इसके अंदर। ये वेलोसिटी और ये टाइम, बड़ा ग्राफ देखना 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स जैसा कर्व है। 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स जैसा कर्व है। बड़ा हम बड़े आराम से कर्व बना देंगे। ये ग्राफ बड़ा आपने शायद मैथमेटिक्स में हल्का फुल्का पढ़ रखा होगा। t इज इक्वल्स टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है, फिर लगातार वेलोसिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, कभी ना कभी बड़ा वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमने अभी भी निकाली। बड़ा कितनी निकाली थी अपन लोगों ने? एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। इसी तरह से अगर करंट वर्सेस टाइम अगर ग्राफ बनाना है, अगर मुझे करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना बेटा, फिर से वही कहानी, t इज इक्वल्स टू जीरो पर तो करंट जीरो है और लगातार टाइम के साथ करंट बढ़ ही रहा है, लेकिन टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर करंट बढ़ते बढ़ते बेटा एफ अपॉन एल भी जाकर कांस्टेंट हो जाता है। ग्राफ बेटा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स जैसा कर्व होना चाहिए। आप बेटा मैथ्स में खूब बार बनाए भी होंगे। ग्राफ विल बी लाइक दिस और टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर ये असिम्पटोट टाइप बन जाएगा और ये आपके करंट की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज एफ अपॉन एल।
ये बड़ा आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये आपका ग्राफ समझ में आ गया बच्चों। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूँ यार, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारा का सारा सवाल बढ़िया से इत्मीनान से अच्छी कैलकुलेशन के साथ निपटाया, बट फिर भी मैं एक दो बातें एक्स्ट्रा और बोलना चाहता हूँ। सुनना, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि देखो यार, हमें पता है कि शुरुआत में इसके पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन है, क्योंकि सामने की तरफ कोई ना कोई फोर्स है। पीछे तो फोर्स है नहीं, पीछे फोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि करंट नहीं है। करंट क्यों नहीं? क्योंकि ईएमएफ नहीं है। ईएमएफ क्यों नहीं? क्योंकि वेलोसिटी नहीं है। जैसे ही इसके पास वेलोसिटी आई, हालांकि शुरुआत में वेलोसिटी थोड़ी सी आएगी, वेलोसिटी अगर थोड़ी सी आएगी तो ईएमएफ थोड़ा सा आएगा, ईएमएफ थोड़ा सा आएगा तो ऑफ कोर्स करंट थोड़ा सा आएगा, करंट थोड़ा सा आएगा तो पीछे की तरफ लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा आएगा। मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा होगा और एक्सटर्नल फोर्स अगर बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स नेट फोर्स होगा सामने की तरफ, एक्सेलरेशन होगा सामने की तरफ, जो वेलोसिटी को बढ़ाएगा। वेलोसिटी अगर लगातार बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स अगेन आपका ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो आपका पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ेगा। लेकिन जब तक पीछे वाला फोर्स आगे वाले फोर्स से छोटा है, तब तक नेट फोर्स होगा आगे की तरफ, एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ, वो एक्सेलरेशन लगातार वेलोसिटी को बढ़ाएगा, वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी तो अगेन ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो इस रोड पर पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन जब तक पीछे वाला फोर्स आगे वाले फोर्स से छोटा है, तब तक नेट फोर्स सामने की तरफ, एक्सेलरेशन सामने की तरफ, लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते, ईएमएफ बढ़ते बढ़ते, करंट बढ़ते बढ़ते, पीछे की तरफ जो फोर्स है वो बढ़ते बढ़ते आगे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल्स टू ILB, और उस टाइम पर करंट की वैल्यू आ जाएगी F/LB। जैसे ही आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स बराबर आ गया, वैसे ही हम जानते हैं कि अब एक्सेलरेशन हो गया है 0 और वेलोसिटी हो गई है कांस्टेंट। अब आपकी रोड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती जाएगी। अब जब आपकी रोड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती जाएगी तो ऑब्वियस बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो ईएमएफ कांस्टेंट, ईएमएफ कांस्टेंट तो करंट कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट तो पीछे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, और पीछे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो आगे वाले फोर्स के बराबर हो चुका है। और इस टाइम पर करंट की जो वैल्यू है वो है F/LB। इस टाइम पर जो करंट है वो सबसे ज्यादा है। ये जो F/LB करंट हमने मैक्सिमम निकाला है, ये हमने बहुत मेहनत के बाद बेटा F/LB करंट मैक्सिमम निकाला था। हमने पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये निकाला है कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू F/LB होगी। इस बात को हम ओरली भी निकाल सकते थे। देखा हमने कैसे ओरली निकाला? हमने ओरली ऐसे निकाला कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ईएमएफ बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, पीछे वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स क्या हो जाएंगे? बराबर। जैसे आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स बराबर, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो ईएमएफ कांस्टेंट, ईएमएफ कांस्टेंट तो करंट कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट तो लगातार बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी लगातार चलता जाएगा, और उस टाइम पर करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी F/LB। जो हमने इतनी कैलकुलेशन के बाद पता लगाया कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू F/LB होगी, वो हम डायरेक्ट भी इस तरह से पता कर सकते थे। समझ के बच्चों इस बात को? एक बात हो, इसी सवाल में मैं आपसे पूछ लूं कि इस रेजिस्टेंस में कितनी हीट डिसिपेट हो रही है वगैरह वगैरह, आप बोलोगे सब हो जाएगा सर। हीट डिसिपेट होने की रेट तो होगी I² × R। आई मुझे पता है तो पावर तो पता ही है। हीट निकालनी होगी तो उस I² × R को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे? dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो कोई हीट वगैरह पूछे तो हम बड़े आराम से इस तरह से अगेन निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है। ठीक है बच्चों, आई रियली होप बेटा सारा का सारा सवाल आपको बढ़िया तरीके से पसंद आया होगा, सारी की सारी बातें आप समझ गए होंगे। अगला सवाल करते हैं।